मेरा नाम है मेहरुन्निशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज कहानी में जिनकी बात हो रही है उनका नाम रिजवाना है। मेरे सोने से पहले मेरे ससुर मेरे कमरे में जाते और पूरे बिस्तर पर सेंट गिराकर चले आते। मुझे बहुत गुस्सा आता। मेरे माँ बाप की गलती की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने मेरी शादी अपनी मर्जी से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर घर पर नहीं रहते थे और मैं अपने ससुर के रोज़ रोज़ की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। मैं इस इंसान के साथ अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अब उससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मेरा नाम रिजवाना है। मेरी उम्र 22 साल की थी। मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। मेरे बाबा कहते थे कि ऐसी जगह रिश्ता करना है जिनका घर अपना हो और लोग बहुत अच्छे हों, और मेरी माँ का कहना था कि ज़्यादा बड़ा ख़ानदान नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक रिश्ता मिल गया जिसमें मेरा शौहर और सिर्फ उनके अब्बा जी थे, जो एक घर में रहते थे। घर उनका अपना था और मेरा शौहर इकलौता था। रिश्ता देखने के लिए लड़के का बाप ही आया था। उसने कहा कि हमारे ख़ानदान में और कोई नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन वे हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। मेरे माँ बाप को कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में भी इसी तरह का माहौल था। इसीलिए मेरे माँ बाप ने कहा कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन लड़का अभी तक हमारे घर नहीं आया था। हमारे घर का माहौल इस तरह का नहीं था कि जैसा अक्सर घरों में होता है। मेरी माँ का कहना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की की आपस में एक छोटी सी मुलाकात करवा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे बाबा ने भी कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। यूँ हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन लड़का हमारे घर नहीं आ रहा था। एक दिन तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे गुलजार को लेकर आ रहा हूँ। हम लोगों ने घर भी साफ कर लिया। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई और दिल में सोचने लगी कि जिस इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है उससे थोड़ी बातचीत हो जाएगी। जब मेरे ससुर घर पर आए तो अकेले थे। उनके साथ मेरा होने वाला शौहर नहीं था और वह वजह भी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई काम आ गया था। मेरी माँ ने बात को संभाल लिया और कहा कि कोई बात नहीं, ये तो उसी का घर है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन मैं हैरान थी और सोच रही थी कि वो हमारे घर क्यों नहीं आना चाहता था। उसे तो आना चाहिए था। क्या वह खुद अपनी होने वाली बीवी को देखना नहीं चाहता था, या वह ज़्यादा ही शर्मिला था? लेकिन आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं शर्माती हैं, तो वो क्यों शर्मा रहा था? खैर, माँ बाप के आगे क्या ही बोल सकते हैं। फिर मेरी शादी की तारीख भी आ गई और हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल में आई तो मैंने देखा कि वाकई इस घर में कोई औरत नहीं थी। इसीलिए इस घर का बुरा हाल था। मुझे इस घर को साफ करने में 1 महीना लग गया। इस दौरान मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दुनिया वालों के लिए तो हम लोग बिल्कुल ठीक और रिवायत के हिसाब से भी ठीक जा रहे थे, लेकिन इस रिश्ते में कोई मोहब्बत और एहसास नहीं था। हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे सब अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हों, जैसे हमारी शादी के 10 साल हो चुके हों। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। एक अकेले घर में आने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए था। यहाँ तो मेरी कोई सास भी नहीं थी और ना ही कोई नन थी। कोई इस तरह की औरत भी नहीं थी जो मुझे मेरी मर्ज़ी करने से मना करते। लेकिन मेरा शौहर मेरा साथ नहीं दे रहा था। जब चाहते कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन कहीं पर सैर के लिए जाना तो दूर, वो तो मुझे शहर में भी कहीं लेकर नहीं जाता था। एक दिन मुझे बाज़ार जाना था तो उसने कहा कि अपने ससुर के साथ चली जाओ, और मैं उनके साथ चली गई। मेरे ससुर का नाम सादिक था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। 1 महीना मुझे ये घर सेट करने में ही लग गया। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती थी और जब 2 महीना गुजर गया तो मेरे शौहर ने बताया कि वो तो दुबई जाना चाहता है।
हमें पहले बताया गया था कि वो दुबई में काम करता है और ये भी बताया गया था कि शादी के बाद वो नहीं जाएगा, यहीं कोई कारोबार शुरू करेगा। क्योंकि मेरे बाबा को इस बात से एतराज़ था। वो कहते थे कि जो लोग अपनी बीवियों से शादी करके खुद विदेश चले जाते हैं उनकी बीवियां तो बेवा ही हो जाती हैं, क्योंकि जिस औरत के साथ उनका शौहर नहीं होता उसकी ज़िंदगी अजाब होती है। लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई मसला नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि वहाँ पर रहेगा तो पैसे कमाएगा, और आजकल तो 2 पैसे में गुजारा नहीं होता। वहाँ तो पैसे भी ज़्यादा कमा लेगा तो तुम्हारे ही काम आएगा, और कौन सा वो सारी ज़िंदगी वहाँ रहेगा। 2-4 साल मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि अपने शौहर को जाने दो। ये शौहर जब सर पर सवार हो जाते हैं ना तो इंसान का दिल भी तंग हो जाता है। वहाँ रहेगा तो तुम उससे विदेशी सामान भी मंगवाया करना। अगर अब तुमने उसे रोका तो कल कहेगा कि मेरी बीवी ने मुझे जाने नहीं दिया था, ये मेरी तरक्की के रास्ते में खड़ी हो गई थी, और तुम्हारी कौन सी उससे मोहब्बत की शादी है। तुम यहाँ पर आराम से रहो, उसको जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाप की बात मान लेती या फिर अपनी माँ की। लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरे शौहर ने अपनी मर्ज़ी करनी थी। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वह दुबई चला गया। मैंने उसे कहा कि वो कब वापस आएगा, तो उसने कहा कि यह अभी नहीं बता सकता, वहाँ जाकर पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अपने दिल की बात करती तो मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर जा रहा है। उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसे जाना है। इस बात पर मेरे बाबा ने उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा कम से कम उनसे पूछे तो सही कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। अगर ऐसी बात थी तो वह हमें पहले बता देते ताकि मैं दिमागी तौर पर तैयार होती। पर बाबा ने कहा कि हम लड़की वाले हैं, ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। मेरा शौहर दुबई चला गया। 3-4 दिन तो उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, जबकि कहा था कि पहुँचते तुरंत तुम्हें ही फ़ोन करूँगा। उसके बाद भी वह फ़ोन नहीं किया। 15 से 20 दिन गुजर गए थे। मैंने अपने ससुर से पूछा कि क्या वो आपको कॉल करता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी एक दफ़ा कॉल की थी, ठीक ठाक पहुंच गया था। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं बताया, तो मेरे ससुर ने कहा कि बेटा वहाँ के माहौल में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर वहाँ का टाइम यहाँ का टाइम अलग अलग होता है। उसका काम भी बड़ी मेहनत वाला है। वो जैसे ही सेट हो जाएगा सबसे पहले तुम्हें कॉल करेगा। आखिर तुम उसकी बीवी हो। लेकिन उसने मुझे 1 महीने तक कोई कॉल नहीं की, और उसके बाद कॉल की भी तो अपने बाबा के कहने पर, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि मेरे ससुर उसको कह रहे थे कि अपनी बीवी को कॉल क्यों नहीं करते हो, बाकायदा उसको डांट रहे थे। तब जाके कहीं उसने मुझे कॉल की, और वो भी ऐसे जैसे ज़्यादा बात नहीं की, बस फ़र्ज़ पूरा करके कॉल बंद करती थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे शौहर को शायद मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो यही लग रहा था, उसके अलावा मैं क्या सोच सकती थी। शुरू दिन से ही उसका रवैया इसी तरह का था। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने ससुर की बात सुनकर खामोश हो गई और खुदा से उनकी खैरियत की दुआ करने लगी। मेरे शौहर ने जाने के बाद जब पहली दफ़ा अपनी सैलरी भेजी तो हम सब हैरान रह गए। ये तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, और उसने ये पैसे अपने बाप के लिए ही भेजे थे। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अभी तक तो वो जब भी फ़ोन पर मेरे शौहर से बात करते तो मेरे बारे में ज़रूर कहते थे कि अपनी बीवी को भी वक्त दिया करो, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, और बस अपने बेटे पर खुश होते रहे और फ़क्र करते रहे कि तुमने तो इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा पैसे भेजे हैं। मेरा शौहर बस अपने बाप को ही फ़ोन करता था, लेकिन मुझे अब वो अपने बाप के कहने पर भी फ़ोन नहीं करता था, और मेरे ससुर ने भी अब ज़्यादा कहना छोड़ दिया था। मैं ख़ुद फ़ोन करती तो कहता कि मैं बिज़ी हूँ, और फिर मेरा भी दिल न करता कि मैं बार बार उसे तंग करूँ, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती थी। माँ बाप के पास जाती तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता था। इसी तरह वक्त गुज़र गया, और फिर एक दिन मैंने
अपने बिस्तर पर कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे बिस्तर पर अतर की शीशी खुली हुई पड़ी थी और पूरा बिस्तर खुशबू से महक रहा था। खुशबू के मारे मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि ये यहाँ शीशी कौन लेकर आया, क्योंकि मैं तो नहीं लेकर आई थी। खैर, मैंने चादर बदल दिया और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को एक और बात हो गई जिस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। वो ये कि मेरे ससुर मेरे शौहर के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो मैं तुरंत चली गई और मैंने कहा कि मेरी बात करवा दें। अभी मेरा इतना ही कहना था कि उन्होंने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि कॉल बंद हो गई है। मैंने खुद उनको फ़ोन बंद करते हुए देखा था। आखिर वो क्यों नहीं चाहते थे कि मैं अपने शौहर से बात करूं। उन्होंने कहा कि वह बहुत बिजी है, वैसे भी फ़ोन बंद करने वाला था, लगता है कॉल खुद ही बंद हो गई। दूर से फ़ोन आए तो ऐसा ही होता है बेटा, तुम जाओ जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे काफ़ी मायूसी हुई। मैंने सोचा कि अपने घर जाकर अपने शौहर को कॉल करूंगी। मैं अपने माँ बाप के घर गई। वहाँ पर मैंने अपने बाबा के फ़ोन से अपने शौहर को कॉल लगाई, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, जबकि अगर 2-4 मिनट मुझसे बात कर लेता तो क्या हो जाना था। मुझे काफ़ी मायूसी हुई। मेरे माँ बाप को भी अंदाज़ा हो गया। उन्होंने झट से पूछा, क्या वो तुम्हें फ़ोन नहीं करता? मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लगता है आज कहीं बिजी थे। उनको इस बात के बारे में मैं क्या बताती जो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी। वो बिना वजह परेशान हो जाते। खैर, मैं अपने ससुराल चली गई। जब रात हुई तो फिर मेरे बिस्तर पर अतर की शीशी खुली हुई थी। मैं फिर से हैरान हुई और इस बात पर ज़्यादा हैरान थी कि हमारे घर में तो अतर थी ही नहीं, तो फिर मेरे बिस्तर के ऊपर ये अतर कहाँ से आती है। आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मेरी तबीयत की ख़राबी की कोई वजह नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो, तो मैंने जाकर चेक करवा लिया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। उस दिन मेरे घर में मेरी एक कज़न भी आई हुई थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। अपनी माँ को मैं सब कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसको बता दिया तो उसने कहा कि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारे शौहर की तुम्हारे साथ शादी हुई है। जैसा भी मर्द हो, बेशक उसके ये तीसरी शादी ही क्यों ना हो, वह अपनी बीवी को कभी भी इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करता। और वह तुम्हें शादी के 1 महीने बाद ही छोड़कर चला गया। मैंने उसको बताया कि 1 महीना भी कौन सा अच्छा गुजरा था, उसमें भी तो मैं घर के काम में ही बिजी थी। क्या इसमें मेरी गलती है? उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे मुंह में मिट्टी। ऐसा ना हो कि मेरा लगाया हुआ अंदाज़ा ठीक हो जाए। तुम अपने शौहर से बात करो और अगर वो तुमसे बात नहीं करता तो उसे सवाल करो कि क्या उसे तुम्हारी याद नहीं आती। अपनी कज़न की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, शायद इसीलिए कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं था। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे डांटते हुए कहा कि ना तो तुम 16 साल की लड़की हो और ना ही मैं, और ना ही ये हमारी मोहब्बत की शादी है जो हम एक दूसरे की याद में तड़पते रहेंगे। मैं यहाँ रोज़गार कमाने के लिए बैठा हूँ। गुलजार की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दिल ही नहीं है। मैं कोई ऐसी वैसी गई गुजरी लड़की तो नहीं थी, अच्छी भली खूबसूरत लड़की थी और गुलजार की भी ये पहली शादी थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं उसे दुनिया भर की फरमाइश कर रही हूँ या फिर उसमें नुक्स निकाल कर तलाक ले रही हूँ। यहाँ तो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे औरत में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और इधर मैं रोज़ सुबह उठती तो मेरे बिस्तर पर अतर की शीशी पड़ी हुई रहती। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरे घर में खुशबू खुशबू फैली हुई रहती। एक दिन गुलजार के रिश्तेदारों में से एक औरत ने हमारी दावत की। उसने कहा कि गुलजार तो बहुत जल्दी चला गया, लेकिन तुम्हारी दावत तो हमने करनी ही थी। जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में कुछ चीज़ें बनी हुई थी जो दीवार पे लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा कि ये किसने बनाया? तो उसने कहा कि ये तो गुलजार ने बनाया है, उसको इन सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ है। मैंने कहा कब से? तो वो बताने लगी कि वह ऐसी चीज़ें बनाता रहता है और हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा आशिक मिजाज भी
वही लड़का है। तो मैंने बड़ी हैरत से कहा, आशिक मिजाज? ये शब्द तो गुलजार पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं देखी थी। उसने तो अपनी बीवी से भी कभी प्यार से बात नहीं की थी। वो लड़की मुझसे कहने लगी कि एक दफ़ा तो वो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैं तो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ, मुझे लगता था कि मजाक करता है। फिर ऐसा लगने लगा कि काफ़ी गंभीर है, लेकिन खैर मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी और मैं तो अब 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। खुदा तुम्हारे यहाँ भी खुशखबरी लाए। मैंने पूछा कि तुम वाकई में मेरे शौहर के बारे में बात कर रही हो? तो उसने बताया कि हाँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम कहते थे कि जिस लड़की से भी उसकी शादी होगी वह बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत होगी, क्योंकि उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और ये गाना भी बहुत अच्छा गाता है। और फिर मर्द अपनी बीवी के लिए गाना नहीं गाएगा तो और किसके लिए गाएगा? क्यों, क्या हुआ? उसने तुम्हें गाना गाकर नहीं सुनाया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शौहर की नहीं बल्कि किसी और की बात हो रही है। फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप कह रही हैं। मैं उनको क्या बताती? खैर, यहाँ तो मामला बिल्कुल ही अलग था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। शायद इसी परेशानी की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा कमरा बिल्कुल खाली था और मैं अभी बिस्तर साफ करके आई थी। फिर कुछ देर बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में चले गए। रात होने वाली थी और सोने से पहले मैं सारे काम ख़त्म कर रही थी। मैंने सोचा कि उनका मेरे कमरे में क्या काम, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं गई, क्योंकि जाहिर है मैं उनके पीछे कैसे जा सकती थी। वे थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस आ गए। उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी। मैं सोचने लगी कि शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी वो अंदर गए होंगे। मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती थी। ये पूरा घर उनका था और मेरा शौहर कौन सा मेरे साथ रहते थे जो वो मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजे पर इजाज़त लेते या फिर कुछ सोच समझकर कमरे में आते, क्योंकि मैं तो अकेली ही रहती थी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बिस्तर के ऊपर फिर से अतर की शीशी खुली हुई औंधी पड़ी थी। अब मुझे शक पड़ गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इस बिस्तर को साफ करके गई थी और अब मेरे ससुर कमरे में आए और उनके जाने के बाद ही ये शीशी यहाँ आई। मैंने शीशी उठाई और उसे बंद की। इसकी खुशबू से मेरा सर फटने लगता था। मैंने शीशी अपने पास रख लिया और सोचने लगी कि अगर ये हरकत मेरे ससुर की है तो इसके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लग गया था। पता नहीं मेरे अपने दिमाग में क्या चल रहा था। मैं हजारों तरह की बातें सोच रही थी। अब मेरे बिस्तर पर रोज़ ही अतर की शीशी मिल रही थी। मैं उन शीशियों को जमा कर रही थी और इस बीच मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। ऊपर से गुलजार का रवैया तो इस तरह का हो गया था कि अगर मैं उसे 2 महीने कॉल ना करती तो वो मुझे गलती से कॉल तो क्या, एक मैसेज भी नहीं करता था। और मेरे ससुर भी अब मेरे साथ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने भी मुझे इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि मैं सिर्फ इस घर के काम करने के लिए हूँ। पहले तो फिर भी मेरे से कुछ पूछ लेते थे कि कोई चीज़ चाहिए या तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ। अब तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही एक कोने में रख दिया था, जैसे मैं इस घर की एक सदस्य नहीं बल्कि कोई नौकरानी हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन मैंने वही सारी शीशी जो मैं 1 हफ्ते से जमा कर रही थी, मैंने उन शीशियों के अतर इकट्ठे किए। तब मैंने देखा कि अतर की शीशियों में सेंट नहीं बल्कि कोई खुशबू वाला तेल है। मैंने उसे उंगली पर मसल कर देखा तो वो तेल ही था। उसे छू कर तो मुझे चक्कर आने लगे थे। फिर मैंने बर्दाश्त की और जो तेल मैंने इकट्ठे किए थे वो सब मैंने अपने ससुर जी के तेल में मिला दिया, जिस तेल से वो अपने हाथ पैरों की मालिश करते थे। मुझे जानना था कि आखिर ये ससुर जी मेरे बिस्तर पर क्यों रखाते हैं। ये जानने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ा। मैंने उनके तेल में तेल को मिलाकर अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर जी नहा धोकर धूप में बैठकर उसी तेल से
अपने हाथ पैरों की मालिश करने लगे। मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ससुर जी को एहसास हुआ इस तेल में कोई मिलावट है। वो तेल उठाकर सूंघने लगे। तभी अचानक उन्हें अजीब किस्म का दौरा पड़ा, जैसे उनकी सांस बंद हो रही हो। वो अजीब तरह से तड़पने लगे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने साथ वाली औरत के पति को बुलाया और उससे मदद मांगी। वह उनको अस्पताल ले गया तो डॉक्टर का कहना था कि उनको किसी ने जहर दिया है, और ऐसा जहर दिया गया है जिसे अगर दम्मा वाला इंसान सूंघ ले तो वो कुछ ही घंटों में मर जाए। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। मेरा शौहर भी 1 हफ्ते के अंदर ही वापस आ गए। मेरे ससुर की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन वो मुझसे कुछ नज़रें चुरा रहे थे। मेरा शौहर भी मुझसे सवाल करने लगा, लेकिन सवाल करना तो मेरा हक बनता था। मैंने अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया और वो जहर की सारी शीशियाँ भी सबके सामने लाकर रख दिया। मेरे बाबा ने और मेरी माँ ने मेरे शौहर से थोड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हारे बाबा ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, हम लोग पुलिस में जाएंगे। तब वो खामोश हो गया। फिर मेरे बाबा पुलिस को फ़ोन लगाने लगे। तब गुलजार ने बाबा के सामने सच्चाई उगलनी शुरू की। वो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो गई थी जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था और पहले से दुबई में रहता था। उस लड़की ने अपने पति से कहकर इसकी नौकरी लगवाई थी ताकि दोनों फिर से एक साथ अपनी मोहब्बत को जिंदा कर सके। वो अपने शौहर को धोखा दे रही थी और इधर मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा था, क्योंकि उसे उसकी पुरानी मोहब्बत जो मिल रही थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए वो मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहता था और मेरे ससुर मुझ पर काला जादू कर रहे थे ताकि मैं बीमार रहकर मर जाऊं। साथ ही मुझे जहर भी दे रहे थे। बाप बेटा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थे। उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब था। मुझे इस्तेमाल करते रहे ताकि मैं घर के काम करते रहूं, और जब मेरी ज़रूरत ना रही तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उन पर केस करवाया और अपने शौहर से तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर मेरे साथ कोई और ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर मैं माँ बन जाती तो फिर मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों के रिश्ते देखभाल कर करें। दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको पहचानने की अक्ल भी ऊपर वाले ने हमें दे रखी है। मेरे शौहर से जब पूछा गया कि वो चाहता तो मुझसे तलाक भी मांग सकता था, फिर मुझे जान से क्यों मारना चाहता था, तो उसने कहा कि उसकी वजह ये थी कि मेरे बाबा ने शादी में ठीक ठाक पैसा लगाया था। दहेज में भी सोने की चांदी के साथ साथ बहुत कुछ दिया था जो उसे हर हाल में वापस देना ही पड़ता। इसीलिए वो मुझे जान से मारना चाहता था। समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। जिन चीज़ों को लड़की की हिफाजत के लिए बनाया जाता है वो भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। तलाक के बाद मैं 2 साल अपने घर बैठी रही और मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर उसके बाद एक बहुत इंसान का रिश्ता आ गया और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं अपने मायके गई तो मुझे पता चला कि गुलजार से मेरी तलाक होते ही तुरंत उसने उस लड़की का तलाक कराकर उससे शादी कर ली थी जो उसकी मोहब्बत थी। लेकिन जब उस लड़की को वहीं पर एक ठीक ठाक पैसे वाला और जवान अंग्रेज मिला तो वो भी तुरंत उसे छोड़कर भाग गई और अब वे दोनों बाप बेटा एक छोटे से घर में रहते हैं और खुद ही कच्ची पक्की रोटी पकाकर खा रहे हैं। शायद यही उनकी सज़ा थी। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। रिश्ते में अगर इज्जत, यकीन और मोहब्बत की कमी हो तो उस रिश्ते को तोड़ देना बेहतर है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।